स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक, ये आज उसकी 5वीं क्लास है। बाकी 4 क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या अर्थ है। जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो कीस्टोन प्रजाति है इसका क्या अर्थ है, आपसे पूछ रहा है। विकल्प आपके दिए हुए हैं। जो संख्या में सबसे अधिक हो, जो अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे कम महत्वपूर्ण हो, जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, जो केवल ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हो। तो देखिए आपसे कीस्टोन प्रजाति पूछ रहा है ना, तो कीस्टोन प्रजाति जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो। ठीक, जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को और संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की कीस्टोन प्रजाति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ओलिगोट्रोफिक झील का मुख्य विशेषता क्या होती है। अच्छा पहले ये बताइए, यूट्रोफिकेशन पता होगा ना, सुपोषण। सुपोषण किसे कहते हैं पहले बताइए। सुपोषण का मतलब ये हुआ जब खेतों की रासायनिक खाद या सीवर सीधे तालाबों में जाता है। जैसे मान लीजिए जो कूड़ा कचरा है वो जब सीधे तालाबों में जाता है तो उसमें जो नाइट्रेट की और फास्फेट की मात्रा होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, और उसमें शैवाल बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। लेकिन ठीक इसका विपरीत जो है ना, वो ओलिगोट्रोफिक झील का, उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोट्रोफिक। इसमें होता क्या है, इसमें विकल्प दिया है, इसमें पोषक तत्वों और जैविक उत्पादकता की अत्यधिक कमी होती है। इसमें शैवालों का अत्यधिक संकेंद्रण होता है। इसका पानी पूरी तरह से दूषित और पीने योग्य नहीं होता है। इसमें केवल खारा पानी पाया जाता है। तो देखिए जो ये ओलिगोट्रोफिक होता है, इसमें पोषक तत्व और जैविक उत्पादकता की अत्यधिक कमी होती है, नाइट्रेट की कमी हो जाती है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, इस प्रकार की जो झीलें हैं ना, वो पहाड़ों पर्वतों में पाई जाती हैं। ठीक, इसमें नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा तो कम होती है, तो काफी साफ सुथरी झील होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओलिगोट्रोफिक झील कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? ऊंचे स्थानों पे, पहाड़ों पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ये एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तत्व बढ़ जाता है पानी में जिससे ये रोग हो जाता है। फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, लेड, इसी को सीसा बोलते हैं। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से होता है। जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तब क्या होगा? हीमोग्लोबिन के साथ ये क्रिया करेगा नाइट्रेट, और क्या होगा? इसमें मेथाग्लोबिन बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथाग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकता है। ठीक, और शरीर क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जिससे कोई भी बच्चा जो ब्लू बेबी सिंड्रोम से पीड़ित होगा उसका शरीर नीला दिखाई देगा आपको। कैसा दिखाई देगा? नीला। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? नाइट्रेट की, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 4 की तरफ। क्या भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जहां तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है या पाया जाता है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो देखिए भारत में लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और इसी पे एक तैरता हुआ, मतलब एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ। अच्छा, केबुल लामजाओ प्रसिद्ध किसके लिए है? ये सांगई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांगई हिरण के लिए। तो लोकटक झील कहाँ पाई जाएगी? मणिपुर में। इसी का नाम क्या है? इसके जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है उसका क्या नाम है? केबुल लामजाओ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? मतलब जहां कार्बन उत्सर्जन सबसे कम, जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा ना उसे वही अवशोषित कर ले, इसी को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक, तो कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? फिनलैंड, भूटान, न्यूजीलैंड,
स्विट्जरलैंड। तो कौन है? भूटान। ठीक, ये भूटान पहले तो वैसे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, और जितना उत्सर्जित करता है ना उतना उसके यहाँ के पेड़ पौधे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे देशों को कार्बन निगेटिव देश यानी कार्बन शून्यता, जहां कार्बन का उत्सर्जन कम हो, या जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसका अवशोषण वहां के पेड़ पौधे जंगलों के द्वारा किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन निगेटिव देश बोलेंगे। ठीक है, तो कौन सा है? भूटान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का पहला लाइकेन पार्क, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो देखिए ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है। पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? उत्तराखंड में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक, कहाँ विकसित किया? जिला मान लीजिए पूछ ले तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तेरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की इकाई क्या है? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है पहले तो आप यही जानिए। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मनुष्य है, प्रकृति के जितने संसाधन उपयोग करता है, मतलब जो प्रकृति दे रही है और जिसका वो उपयोग करता है, या जो और जितना कचरा पैदा करता है उसी के मापने की इकाई को, जैसे मान लीजिए जो प्राकृतिक उत्पाद से उपयोग करता है उससे जो कचरा उत्पन्न करेगा, ऐसे को क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये किसमें मापा जाता है आपसे पूछ रहा है? ग्लोबल हेक्टेयर में, नैनोमीटर में, क्यूबिक टन में या गैलन में। तो क्यूबिक टन हो गया, गैलन हो गया, ये सब द्रव्यमापी इकाइयां हैं। लेकिन जो ये ग्लोबल हेक्टेयर दिया हुआ है ना, विकल्प ए, ये इसमें क्या मापा जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समझ पाए ना कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे बोलेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसे बोलेंगे जैसे मान लीजिए मनुष्य जो मनुष्य की आवश्यकता है, जो वो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है और जितना कचरा पैदा करता है, जैसे मान लीजिए प्रकृति का संसाधन जैसे पेड़ पौधे प्राकृतिक है, ठीक, जो उनका उपयोग करता है, जो उनसे कचरा उत्पन्न करता है ना, उसकी इकाई को क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और किसमें मापेंगे इसको? ग्लोबल हेक्टेयर में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल, पहले तो ये जानिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? देखिए 1987, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के लिए था। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, ये किससे है? जो क्योटो प्रोटोकॉल कब था ये भी देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहा है तो जैव विविधता का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण को रोकना, खतरनाक रसायनों के व्यापार को रोकना। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। किससे संबंधित था? अच्छा, किससे संबंधित है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से, यानी जलवायु परिवर्तन से। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या जलवायु परिवर्तन। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या जलवायु परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें याद क्या करना है आपको? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987। ये किससे संबंधित था? ओजोन परत से। ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस विषय से है? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था या नगोया प्रोटोकॉल हुआ था, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैव विविधता और जैव सुरक्षा से। किससे संबंधित है? ये दोनों, कार्टेजेना और नगोया, किससे संबंधित है? जैव विविधता एवं जैव सुरक्षा से। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी विकल्प, जैव विविधता और जैव सुरक्षा से। ठीक, ये सीबीडी के तहत, ठीक, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ना उसी के तहत आते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी और नगोया प्रोटोकॉल भी। सर नगोया प्रोटोकॉल ये आनुवांशिक संसाधनों तक के, ठीक, आनुवांशिक संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इस प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत
भारत की पहली आर्द्रभूमि कौन सी घोषित की गई थी? सुंदरबन डेल्टा, चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। मतलब अब देखो इसमें आपको मिल रहा है, यही सब आपको ध्यान रखना कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। एक क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो इनसे ज्यादा, जैसे चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का है? राजस्थान। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछ रहा कि पहला रामसर साइट कौन घोषित की गई थी? तो पहला कौन घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कब घोषित किया गया? 1981 में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। विकल्प कौन सा सही हो गया? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा हमारे शरीर में इटाई इटाई रोग किस भारी धातु की विषाक्तता के कारण होता है? कैडमियम, सीसा, निकेल या आर्सेनिक? अभी आपने आगे पढ़ा था, वो कौन सा रोग पढ़ा था जो उससे हो रहा था? नाइट्रेट की कमी से, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। और एक रोग और आपको पढ़ना है, एक रोग ये पढ़ा, पारा की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। ठीक, पारा की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। अब आपसे पूछ रहा है इटाई इटाई, तो इटाई इटाई किसकी अधिकता के कारण होता है? किस भारी धातु के विषाक्तता के कारण? ये कैडमियम, जब जल में कैडमियम की अधिकता अधिक हो जाती है, भोजन के माध्यम से ये पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस इटाई इटाई रोग में होता क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इटाई इटाई रोग में क्या होता है? हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और बहुत दर्द होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, इस रोग की पहचान सबसे पहले कहाँ की गई थी? जापान में। अब इटाई इटाई से संबंधित पूछिए, इटाई इटाई से संबंधित प्रश्न देखिए। जैसे इटाई इटाई की से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई किससे होता है? कैडमियम से। ठीक, कैडमियम की जब अधिकता हो जाती है शरीर में तो इटाई इटाई रोग होती है। इसमें होता क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सबसे पहले इस रोग की पहचान कहाँ की गई? जापान में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जैव विविधता का अल्फा सूचकांक क्या मापता है? दो अलग अलग समुदायों के बीच प्रजातियों की विविधता, एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थानीय समुदायों के भीतर प्रजातियों की संख्या, पूरे भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर। तो देखिए, जो जैव विविधता का अल्फा सूचकांक है ये क्या मापता है? एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थानीय समुदायों के भीतर प्रजातियों की संख्या। तो विकल्प इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा देखिए, ये अल्फा समुदाय होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, तीनों होते हैं। तो अल्फा क्या मापता है? अल्फा क्या मापता है? अल्फा मापता है एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थानीय समुदाय में के भीतर प्रजातियों की संख्या। और बीटा से क्या मापा जाता है? बीटा से दो समुदायों के बीच की तुलना की जाती है। जब तुलना करेंगे आप तो वहां कौन सा सिंबल यूज करेंगे? बीटा। और गामा जो पूरा लैंडस्केप है, पूरे क्षेत्र की कुल जैव विविधता जब आपको मापनी होगी तब आप गामा का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अल्फा से क्या मापते हैं? अल्फा से हम लोग मापते हैं एक ही समुदाय के भीतर की विविधता, यानी एक समुदाय के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों की जैव विविधता को मापते हैं। ठीक, बीटा से क्या मापते हैं? बीटा से दो समुदाय के बीच की तुलना की जाती है। गामा से पूरे क्षेत्र की, जब पूरे क्षेत्र की बात करेगी तो आप क्या करेंगे? गामा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है? WWF, IUCN, UNEP, WMO। तो देखिए, जो रेड डाटा बुक है ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। और इसका मुख्यालय, यही तीन चीज इससे इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्या काम करती है? तो ये काम जो ये है ये करती है जो विलुप्त प्राय जीव है या जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको सूचीबद्ध करती है और उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक, उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है। अब देखिए, तो रेड डाटा बुक कौन जारी करेगा? IUCN। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ये केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में।
जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसमें कह रहा पक्षियों का स्वर्ग, तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घाना राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को बोलते हैं। ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा पर्यावरण आंदोलन चलाया गया था? एपिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन? तो देखिए चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड में। तो इसी के तर्ज पर किससे संबंधित था? वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित था। ठीक, अच्छा इससे मैसेज क्या गया था? सामाजिक एकता का मैसेज गया था। अब इसी यही पूछ रहा है आपसे कि दक्षिणी भारत पे कौन सा चलाया गया? तो दक्षिणी भारत पे चलाया गया एपिको आंदोलन। कौन सा? बी विकल्प, एपिको आंदोलन जो दिया है ना, ये दक्षिणी भारत में चलाया गया था। इसको कौन चलाया था? इसको चलाए थे पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े ने कब चलाया गया? ये 1983 में। 1983 के कर्नाटक में ये चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। खाद्य श्रृंखला में जब कोई हानिकारक रसायन हर उच्च स्तर पर जमा होकर गाढ़ा होता जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन या फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस जो है, ये तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये तो होगा नहीं। जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, इसको बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? बायो मैग्निफिकेशन। ठीक, ये क्या है ना, जैसे जो अजैविक रूप से नष्ट होने वाले रसायन है ना, जब वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। जैसे डीडीटी यानी जो हानिकारक रसायन है, जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा एजेंडा 21 का संबंध किस वैश्विक सम्मेलन से है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसी को रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी बोलते हैं, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 या पेरिस समझौता 2015। तो एजेंडा 21 ये जो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, रियो डी जेनेरियो में, उसी से संबंधित है एजेंडा 21। ठीक, ये 21वीं सदी चल रही ना, इसी की कार्य योजना को तैयार किया गया था इसमें, इसी को बोलते हैं एजेंडा 21। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।